Sir, I had to join from another device, Okay, no issue, no issue, so it took time. no issue. Yeah. So guys, मैं बात ये करना चाह रहा था कि last time we have discussed about non-current asset and current asset. We discussed that what are non-current asset and what are current asset. And at that time we discussed it that non-current asset are those assets which provide economic benefit for more than one accounting year. ठीक है? So normally these are premises, equipment, motor vehicle, furniture, machinery, fixture and fitting, because most of these equipment are used for more than 1 year. If any business need these type of things, then they use it for more than 1 year. So if a business buy anything and it provide economic benefit for more than one accounting year, it would be treated as non-current asset. And what are current asset which are mostly used within one accounting year? ठीक है, मतलब ये प्रेजेंट में फायदा देते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट में भी दे फ्यूचर में दे, ये दोनों में देते हैं, प्रेजेंट में भी देते हैं फ्यूचर में भी देते हैं। ये आपको प्रेजेंट में फायदा देते हैं। करंट मतलब नाउ, नॉन करंट मतलब फ्यूचर में भी फायदा देंगे। तो करंट एसेट में लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी कहते हैं इसको, गुड्स भी कहते हैं, स्टॉक भी कहते हैं इसको, डिफरेंट नाम। तो मुझे कोई बता सकता है कि इन्वेंट्री किसे कहते हैं एंड व्हाई इन्वेंट्री इज ट्रीटेड एज करंट एसेट? यू कैन राइट इन टेक्स्ट एज वेल। आप मुझे चैट में भेज सकते हैं अलग से कि इन्वेंट्री किसे कहते हैं। लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये करंट एसेट है, व्हाई इट इज करंट एसेट, ये मैंने डिस्कस किया था। कोई एग्जांपल देके बताए व्हाट इज इन्वेंट्री। जी देखिए, अकाउंटिंग टू वे ट्रैफिक है, मतलब मैं भी बोलूँ आप भी बोले तो फायदा होगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो आई नीड ए फीडबैक। महा ठीक है, आइटम्स ओके, बट डू यू थिंक एवरी आइटम इज इन इन्वेंट्री और इट मस्ट बी इन स्पेसिफिक? इन्वेंट्री इज द प्रोडक्ट दैट इज सोल्ड इन द बिजनेस। ओके शिजा बेटा, यू आर राइट, काफी हद तक सही बता रही हैं। Sehan beta, I need answer from you as well. You can write in text as well. Inventory is like something that is invested in business. No बेटा, लेकिन सही है, कुछ हद तक बात सही है। लेकिन बेटा असल में जो इन्वेंट्री होती है ना, इन्वेंट्री बेसिकली हम उन आइटम्स को कहते हैं जो आपने इसलिए बाय किए होते हैं, इसीलिए परचेज किए होते हैं, इसीलिए एक्वायर किए होते हैं कि इनको आगे रीसेल करेंगे। इन्वेंट्री मीन्स दोज आइटम विच बिजनेस हैज बॉट, which business has purchased, which business has acquired for resale, not for their own use. हमने रीसेल के लिए परचेज किए होते हैं उनको, रीसेल के लिए हम उसको बाय करते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारा पूरा बिजनेस उसी वजह से चल रहा है। तो मैंने एग्जांपल दी थी, एक स्टेशनरी वाला है। अब स्टेशनरी वाला एसी भी खरीदता है, एसी नहीं है इन्वेंट्री। स्टेशनरी वाला फिक्सचर एंड फिटिंग भी खरीदता है, वो नहीं आएगा इन्वेंट्री में। लेकिन वो जो पेन खरीदेगा, वो जो पेंसिल खरीदेगा, वो जो बुक्स खरीदेगा, क्योंकि ये उसको आगे रीसेल करने हैं, तो इसको कहते हैं क्या नाम है, इन्वेंट्री। ये स्टेशनरी इन्वेंट्री में काउंट होगा। फर्नीचर वाला है, फर्नीचर वाला प्रेमिसेस भी बाय करता है, वो नहीं आएगा करंट एसेट में, वो नहीं आएगा इन्वेंट्री में। फर्नीचर वाला एसी भी बाय करता है, नहीं आएगा। फर्नीचर वाला जो है क्या नाम है अपना, गाड़ी भी बाय करता है, नहीं आएगा। लेकिन फर्नीचर वाला जो है चेयर्स अगर बाय करे, टेबल्स अगर बाय करे, क्योंकि ये उसको रीसेल करने हैं, आगे बेचने हैं, तो उसको हम प्यार से बोलते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बेसिकली दो आइटम्स होते हैं जो आप बाय करते हैं एंड देन आगे उसको सेल करते हैं। वैसे ये बड़ी डेफिनेशन है, शॉर्टकट करके समझा रहा हूँ कि अगर एक ट्रेडिंग बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस जो रिटेलर है, होलसेलर है, तो वो चीजें बाय करता होगा, आगे सेल करता होगा, ऐसी जो भी चीज होगी वो इन्वेंट्री का पार्ट बनेगी जब वो बच जाए। फिर मैंने टॉय शॉप की एग्जांपल दी थी, ठीक है, कि टॉय शॉप वाला जो है टॉयज लेगा। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप वाला, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस सेल कर रहा होता है, उसके लिए इन्वेंट्री क्या हो? एक बिजनेस होता है विच इज सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप, उसके लिए इन्वेंट्री क्या होगा? जी चैट पे बता दें। शाबाश महा बेटा, ये भी आ सकता है, मोबाइल फोन भी आ सकता है, फोन्स, मशीन, मशीन आ सकता है। शाबाश बेटा। और
सियान बेटा डू ट्राई करें। लैपटॉप्स आ सकता है, शाबाश। पीसी आ सकता है, शाबाश। इलेक्ट्रॉन, टीवी आ सकता है, हेडफोन आ सकता है, शाबाश बेटा, ये सारे आएंगे, बिल्कुल सही है। सियान बेटा आपकी तरफ से आंसर नहीं आ रहा, आप भी चैट में बता दें, कुछ भी लिख लें। आई नीड पार्टिसिपेशन फ्रॉम एवरीवन। ठीक है, सही बता रही हैं। ओवन आ सकता है, ओवन आ सकता है, ठीक है, ओवन आ सकता है। टीवी आ सकता है, एसी आ सकता है। उसके अलावा लैपटॉप आ सकता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो जो मतलब जो बैटरी वाला आइटम हो, इलेक्ट्रिसिटी वाला आइटम हो, वॉशिंग मशीन आ सकता है। ठीक है, आपके ओवन आ सकते हैं। ये सारे हमारे पास किस में आएंगे? इन्वेंट्री का पार्ट बनेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा, अब करंट एसेट में और क्या आता है? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था करंट एसेट, ठीक है, हमने एसेट्स की डिवीजन सीखी थी। तो आपके पास करंट एसेट में और क्या आता है? करंट एसेट में दूसरा आइटम आपका होता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल। तीसरा आइटम होता है बैंक। और चौथा आइटम होता है कैश। ठीक है, अब इनको जरा डिस्कस करते हैं कि ये ट्रेड रिसीवेबल क्या है, बैंक क्या है, कैश क्या है। इसको जरा डिस्कस करते हैं, और व्हाई दे आर ट्रीटेड एज करंट एसेट, इनको एसेट क्यों बोलते हैं और फिर करंट क्यों बोलते हैं, इनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग उस पे, बैंक पर। बिजनेस के पास पैसे दो जगह पर होते हैं। एक होते हैं अपने पास, उनके पास अवेलेबल होते हैं ओन प्रेमिसेस में। और एक होते हैं उन्होंने डिपॉजिट किए होते हैं बैंक में। मैं अगेन रिपीट करूँ तो हमारे पास जो पैसे आ रहे होते हैं ना, लाइक आपकी दुकान है तो आपको 1 लाख रुपए मिले, आपकी दुकान है आपको 2 लाख मिले, सेल होती है, पैसा आता है। तो जो पैसे होते हैं, जो कैश होता है, वो दो जगह होता है। एक होता है आपकी शॉप में अवेलेबल है, आपके पास शॉप में मौजूद है, कैश फॉर्म में मौजूद है। मतलब आपको जब भी पैसों की जरूरत पड़े आप दुकान से ले लेते हैं। तो आप किसी भी दुकान में जाए ना, वहाँ एक कैश रजिस्टर होगा, कैश रजिस्टर होगा, मतलब यानी एक कैश काउंटर होगा। उस कैश काउंटर में उसके पास कैश पड़ा हुआ होगा। तो जो भी कैश हमारे पास फिजिकली अवेलेबल है, जो भी कैश हमारे पास फिजिकली अवेलेबल है, उसको प्यार से हम बोलते हैं कैश इन हैंड, या उसको हम प्यार से बोलते हैं कैश। जो भी कैश हमारे पास फिजिकली अवेलेबल है, जैसे मैं आपसे पूछूं आपके पास कैश कितना है, तो जो कैश आपके पास अभी मौजूद है घर के अंदर, या जो आपके पास पॉकेट में मौजूद है, जो आपके वॉलेट में मौजूद है, वो कहलाएगा कैश इन हैंड, जो रेडीली आपके पास अवेलेबल है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे दुकानदार क्या करते हैं, जो भी कैश आता है सारा दुकान में ही रखते हैं, कुछ जाके बैंक में जमा करवा देते हैं। क्यों जमा कराते हैं? ताकि सेफ्टी हो। क्यों जमा करा देते हैं? ताकि चोरी होने से बचा रहे। अगर सारा कैश दुकान में होगा, चोरी होने का अंदेशा है, आगे पीछे हो सकता है, फालतू लग जाएगा पैसा। बैंक में सेफ पड़ा पड़ा रहेगा तो तरीके से लगेगा, बैंक में सेफ पड़ा रहेगा तो क्या नाम है आपका, जो है क्या नाम है, चोरी होने का खदशा कम है। बैंक में पड़ा रहेगा, कोई पेमेंट करनी है किसी को तो वो आसान है। तो बहुत सारे बिजनेस क्या करते हैं, जो भी कैश आता है वो बैंक में जमा कर देते हैं। तो जो पैसे हम बैंक में जमा कर देते हैं, या जो पैसा हमारा बैंक में मौजूद है, उसको बोलते हैं कैश एट बैंक, या खाली बैंक बोलते हैं। तो कभी भी आप वर्ड देखें ना बैंक, इसका मतलब क्या है? वो पैसा जो हमारा बैंक में मौजूद है। और कभी वर्ड देखें कैश, तो कैश का मतलब वो है जो फिजिकली हमारे पास अवेलेबल है, करंटली हमारे पास जो कैश अवेलेबल है, तो उसको कैश इन हैंड भी बोलते हैं, कैश एट बैंक भी बोलते हैं। अच्छा जी, मुझे बताइए जो बैंक में हमारे पास पैसे पड़े होते हैं, ये कितने अरसे में यूज हो जाते हैं? साल के बाद यूज होते हैं या विद इन ईयर यूज हो जाते हैं? जो आपके पास कैश मौजूद है अभी, और जो कैश आपके बैंक में पड़ा हुआ है, नॉर्मल अमाउंट, सेविंग पर्पस नहीं, ऐसे ही। तो ये जो कैश है, साल के अंदर यूज हो जाता है, नहीं हो जाता? अगर आप पास 500 रुपये पड़े हुए हैं तो क्या ख्याल है, आप कह सकते हैं कि साल के बाद चलेंगे, या विद इन ईयर यूज हो जाएंगे? जी गाइस, जो भी हमारे पास कैश पड़ा हुआ है फिजिकली हमारे पॉकेट में है, वॉलेट में है, वो विद इन ईयर यूज हो जाता है या साल के बाद यूज होता है? मतलब आप 1 साल तक रखते हैं फिर यूज करते हैं, ये 500 करोड़ मेरी शर्ट में पड़ा हुआ है तो 1 साल तक रहेगा। सर विद इन ईयर यूज हो जाता है, विद इन ईयर यूज होता है। इसीलिए ये एसेट है, क्योंकि हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, और ये विद इन ईयर यूज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं करंट एसेट। करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, ये एसओएफपी में काम आता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डिस्टिंक्शन में काम आती है।
अब आते हैं लास्ट, जो कि हमारा था ट्रेड रिसीवेबल। आप लोग बेचारे बहुत थके हुए होंगे, मतलब सुबह आप लोगों का स्कूल होगा, उसके बाद जो है क्या नाम है, फिर ट्यूशन, फिर मेरी क्लासेस। अल्लाह सानी, मैं कोशिश करूंगा क्लास आपकी ऐसे दिन रखूं जिस दिन आप थके हुए नहीं हो, ताकि आप बिल्कुल सुकून के साथ क्लास करें। ठीक है ना? अच्छा जी सर, व्हाट आर ट्रेड रिसीवेबल्स? ट्रेड रिसीवेबल का आइडिया है आप लोगों को? जी, अगर आपको आइडिया हो बताएं। गुड्स इन्वेंट्री एक ही आइटम है, ठीक है ना? द मनी वी रिसीव फ्रॉम समवन। ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके सर, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है? परेशान नहीं, मैं आइडिया दे रहा हूँ। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, देखिए हम जब बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, पहले तो मैं ट्रांजेक्शन का मतलब समझा दूं। मैंने आपको ट्रांजेक्शन का मतलब ही नहीं समझाया। हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, ट्रांजेक्शन से मतलब एनी एक्टिविटी। सर ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, पहले मैं ट्रांजेक्शन का समझा दूं। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है आप कोई भी एक्सचेंज करते हैं गुड एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन इन रिटर्न। लाइक मैं आपको ट्यूशन दे रहा हूँ, आप मुझसे क्या ले रहे हैं? नॉलेज ले रहे हैं। तो बदले में क्या देंगे? जाहिर है बदले में आप मुझे एक हैंडसम अमाउंट देंगे, जिसको हम प्यार से बोलते हैं फीस। तो आप मुझसे क्या कर रहे हैं? नॉलेज गेन कर रहे हैं, और बदले में मुझे क्या करेंगे? फीस देंगे। तो मतलब मैं आपको एक चीज दे रहा हूँ, आपको सर्विस दे रहा हूँ, तो बदले में आपसे कुछ ले रहा हूँ, इन रिटर्न आई एम गेटिंग समथिंग। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है इन रिटर्न, इन रिटर्न। आप अगर गाड़ी बाय करने जाते हैं, तो आपने गाड़ी बाय की, आपने कार बाय की, तो जाहिर है बदले में क्या देंगे? उस कार की वैल्यू देंगे, उस कार की जो मनी है वो देंगे, उस कार के अगेंस्ट उस कार के पैसे बनते हैं वो देंगे। आप स्कूल पढ़ने जाते हैं, आप उनसे नॉलेज लेते हैं, तो बदले में पैसे देते हैं। आप शॉपिंग करने जाते हैं, तो आप मुख्तलिफ आइटम्स बाय करते हैं, तो बदले में आप उनको पैसे देते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। कि कोई भी एक्सचेंज हो रहा है, चाहे गुड्स का हो, चाहे सर्विसेज का हो, या कोई भी एक्टिविटी हो, लेकिन उसमें इन रिटर्न भी कुछ ना कुछ हो। इन रिटर्न भी कुछ ना कुछ हो, यानी कुछ आ रहा है तो कुछ जा भी रहा हो, उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। तो हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो दो तरह की होती हैं। हम जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब कोई भी एक्टिविटी करते हैं बिजनेस के एंगल से, तो वो दो तरह की होती है। एक को हम बोलते हैं कैश, एक को हम बोलते हैं क्रेडिट। एक को हम बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन, एक को हम बोलते हैं क्रेडिट। एक मिनट वेट करें, मैं ये लिख लूँ। अच्छा जी, कैश ट्रांजैक्शन में क्या होता है? कैश ट्रांजैक्शन में ये होता है कि जो भी चीज़ हम बाय कर रहे हैं, मतलब जो बाय एंड सेल हो रहा है, आप कोई भी चीज़ बाय एंड सेल कर रहे हैं, और उसके अगेंस्ट जो पेमेंट है वो ऑन द स्पॉट हो रही है। जैसे आप किसी मार्ट पे जाते हैं ना, किसी मार्ट पे नॉर्मली जाते हैं या खाने पीने जाते हैं, तो आपने कोई चीज़ बाय की, खाने का ऑर्डर दिया, आपने खाने का आइटम बाय किए, आप शॉप में गए, मार्ट में गए, कोई आइटम वगैरह बाय किया, पानी की बोतल ली, कोल्ड ड्रिंक ली, और उसके अगेंस्ट पेमेंट आप उसी वक्त कर देते हैं। वो कार्ड के थ्रू भी हो सकती है, वो इन कैश भी हो सकती है। तो अगर आप एक चीज़ बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और उसके अगेंस्ट जो पेमेंट है वो भी ऑन द स्पॉट हो रही है, पोस्टपोन नहीं हो रही। ये नहीं है कि बाद में देंगे, 2 महीने के बाद देंगे, 1 महीने के बाद देंगे, ऐसा नहीं हो रहा। इसको हम बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। इसमें जो भी कैश है ना, चाहे हम ले रहे हैं या चाहे हम पे कर रहे हैं, वो ऑन द स्पॉट हो जाता है। लेकिन एक ट्रांजेक्शन होती है क्रेडिट पे। क्रेडिट पे ये होता है कि सबसे पहले हम चीज बाय करते हैं एंड सेल करते हैं। सबसे पहले हम चीज क्या करते हैं, या तो बाय करते हैं या सेल करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं?
पेमेंट लेते हैं, लेकिन पेमेंट टाइम के बाद लेते हैं, एक क्रेडिट पीरियड देते हैं। क्रेडिट पीरियड का मतलब ये है कि रिलैक्सेशन देते हैं कि सर पेमेंट 2 महीने के बाद दे देना, सर पेमेंट 3 महीने के बाद दे देना। स्पेशली जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जब ये रिटेलर को सामान देती हैं, जब ये होलसेलर को सामान देती हैं, तो इनके लिए एक मसला पैदा होता है। वो मसला ये पैदा होता है कि अगर हम सामान कैश पे देंगे तो कैश तो होता नहीं है। मेरा एक सवाल है, एक बड़ा मार्ट वाला है, वो जो कोल्ड ड्रिंक बाय करता है, मार्ट वाला जो खुद बाय करता है कोल्ड ड्रिंक पानी, तो अगर ये इतना सारा पानी बाय करेगा, कोल्ड ड्रिंक बाय करेगा और फिर विद इन 2 मंथ्स बेचेगा, तो उसके लिए शुरू में पैसा चाहिए होगा। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, जैसे मुझे नहीं पता, यहाँ एक मशहूर इंडस्ट्री है आपकी सऊदी अरब में, जिसका लस्सी दूध पानी बड़ा मशहूर है, अलमराई है, पता नहीं कौन सी कंपनी है, बड़ी मशहूर है। तो जो भी चीज़ ये कंपनी वाले बाय करते हैं, ये रिटेलर बाय करते हैं, होलसेलर बाय करते हैं, तो ये लार्ज क्वांटिटी बाय करते हैं, तो ये पेमेंट बाद में करते हैं। ये बोलते हैं पहले हम सेल करेंगे, जो जो पैसे आते जाएंगे हम आपको देंगे। तो ये टाइम पीरियड लेते हैं, 2 महीने का, 3 महीने का। ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें बाय एंड सेल एक टाइम पर हो और पेमेंट बाद में हो, कुछ टाइम पीरियड के बाद हो, ऐसी ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अच्छा, एक बच्चे ने सवाल पूछा है, डज इंस्टॉलमेंट पेमेंट कम इन द कैटेगरी ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन? जी बेटा, आप उसको भी कह सकते हैं। जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट होती है उसको भी आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन काउंट कर सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन में पेमेंट पोस्टपोन होती है। अब वो पोस्टपोन मुख्तलिफ तरीके से भी हो सकती है, थोड़ी थोड़ी करके भी हो सकती है, एक साथ भी हो सकती है। ठीक है। अब आते हैं, सर ये मैंने क्यों पढ़ा है? ये मैंने इसलिए पढ़ा, जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है ना, जब भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है तो एक मसला पैदा होता है। आप एक चीज बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, चले एक चीज आप सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। तो फॉर सपोज आपने गुड सेल किए, गुड्स वर सोल्ड टू एबीसी $1,000। तो जब भी उधार पे चीजें सेल होती है ना, जब भी चीजें उधार पे सेल होती हैं, लाइक आप देख लें, उधार पे कैसे पता चलेगा सेल हुई या नहीं हुई है? मैं लिख देता हूँ, गुड्स वर सोल्ड टू एबीसी ऑन। हमें कैसे पता चलेगा ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है या नहीं है? तो दो कीवर्ड है, एक कीवर्ड है क्रेडिट। सवाल के अंदर क्रेडिट का वर्ड लिखा हो। अगर क्रेडिट ना भी हो तो किसी पार्टी का नाम आ जाए, एबीसी हो, PQR हो, हसन हो, तलहा हो, आमिर हो, लिखा हो गुड वर सोल्ड टू आमिर $1,000, आगे कुछ भी नहीं बताया। लिखा है गुड वर सोल्ड टू PQR $1,000, आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ है गुड वर सोल्ड टू XYZ $1,000, आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो कोई भी ट्रांजेक्शन है जिसमें किसी पार्टी का नाम आ जाए, किसी भी बंदे का नाम आ जाए, या लिखा हुआ क्रेडिट, गुड वर्ड सोल्ड टू एबीसी ऑन क्रेडिट, गुड वर्ड सोल्ड टू PQR ऑन क्रेडिट, मतलब पार्टी का नाम तो मस्त ही है। ठीक है, तो वो भी क्या नाम है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन काउंट होगी। इनको हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो जब हम किसी को सामान उधार पे सेल करते हैं, आप लोगों से पूछता हूँ, अगर आपकी शॉप होती है, आप उधार पे सामान सेल करते हैं, आपने एबीसी को सेल किया है, आपने XYZ को सामान सेल किया है, तो जो जो पैसे उनको लेने हैं आप रिकॉर्ड करेंगे नहीं करेंगे? आप नोट डाउन करेंगे नहीं करेंगे? कोई भी बिजनेस अगर उधार पे चीजें सेल करता है, तो जिस जिस पार्टी को सेल करता है वो उसको नोट डाउन करता है नहीं करता? वो उसको रिकॉर्ड करता है नहीं करता? बेटा, अगर किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं दिया हुआ ना, लिखा हुआ है गुड वर सोल्ड फॉर $1,000, तो फिर हम ये अज्यूम करेंगे ये कैश ट्रांजेक्शन है, अदरवाइज कोई ना कोई हिंट होती है। ठीक है। जी, नॉर्मली अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है, लाइक ये ना भी लिखा हुआ हो, इट इज नॉट रिटन, only this thing is written, that good were sold to ABC $1,000, this thing is written, still we will consider it a credit transaction because there is a name of the party। किसी भी पार्टी के आप देखें, आप कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, कभी भी आपसे वो नाम नहीं पूछते आपका, कभी भी आपसे फोन नंबर नहीं मांगते। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, खाना वाना खाएं, वो कभी आपसे फोन नंबर नहीं मांगेगा, वो कभी आपका नाम नहीं पूछेगा। लेकिन आप क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन करेंगे ना, क्रेडिट पे आप बोलेंगे मैं 2 महीने के बाद दूंगा, 3 महीने के बाद दूंगा। आप क्रेडिट कार्ड यूज कर लें, क्रेडिट कार्ड भी यूज करेंगे तो वो आपका नाम लेगा, फोन नंबर लेगा, एड्रेस लेगा, सब कुछ लेगा। पार्टी का नाम क्यों आता है किसी भी ट्रांजेक्शन में? बिकॉज हमें नोट डाउन करना है, हमें उसका रिकॉर्ड बनाना है। तो दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो जिस पार्टी को हम उधार पे सामान सेल करते हैं, जिस पार्टी को हम उधार पे सामान सेल करते हैं और उससे बाद में हमें पैसे लेने हैं, उस पार्टी को प्यार से हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें हैं, एक है ट्रेड, एक है रिसीवेबल। ट्रेड का मतलब होता है कोई बिजनेस एक्टिविटी हुई है, आपने या तो कुछ बाय किया है या सेल किया है। और रिसीवेबल का मतलब आपने पैसे रिसीव करने हैं उससे।
तो कोई भी पार्टी है, आपने उसको अगर उधार पे सामान सेल किया है, उधार पे गुड्स बेचे हैं और आपने उससे पैसे रिसीव करने हैं फ्यूचर में, वो 2 महीने के बाद हो, वो 1 महीने के बाद हो, उस पार्टी को प्यार से हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। इसके और भी नाम है, इसको हम एक और नाम बोलते हैं क्रेडिट कस्टमर्स। ठीक है, और इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं डेटर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसके ये 3 नाम हो गया, एक हो गया क्रेडिट कस्टमर्स, एक हो गया डेटर्स, एक हो गया ट्रेड रिसीवर। ये सब एक ही कड़ी के, मतलब एक ही कबीले के लोग हैं भाई, एक ही कबीले के लोग हैं। जी गाइस, यहाँ तक बातें क्लियर है कि ट्रेड रिसीवेबल किसे कहते हैं, क्रेडिट कस्टमर्स किसे कहते हैं। देखिए, अकाउंटिंग जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना, ये शुरू की कुछ क्लास है। जी जी, इन सब की सेम मीनिंग है बेटा, वहां बेटा इन सब की सेम मीनिंग है। ट्रेड रिसीवेबल हो, क्रेडिट कस्टमर्स हो, डेटर्स हो, या कोई भी बंदा हो जिससे हमें पैसे लेने हो, हमने गुड्स बेचे हो उसको या कोई सर्विसेज दी हो, उसको प्यार से हम बोलेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, आई थिंक सो यहाँ तक वो आपको याद होगा, आपको चीजें आती होंगी। 1 मिनट रुकिएगा, 10 सेकंड। अच्छा बेटा, लाइबिलिटीज किसे कहते हैं? लाइबिलिटीज बेसिकली हमारे पास जो होती हैं वो, अल्लाह भला करे, लाइबिलिटीज क्या होती हैं? दीज आर द ओविंग्स, दीज आर द ऑब्लिगेशन। सर क्या होती हैं? ये आपके ऊपर कोई हक होते हैं, ये आपके ऊपर कुछ राइट्स होते हैं, ये आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, और इसका आउटकम क्या होता है? यू हैव टू सेटल इट इन फ्यूचर। ठीक है, और इसमें ये होता है कि आपके आउटफ्लो होता है रिसोर्सेज का। मतलब आपने अगर किसी से कोई कर्जा लिया है, किसी से कोई लोन लिया है, तो एक तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है, आपने उसको पे करना है। और जब पे करने का टाइम आएगा तो जाहिर है ऐसे पे थोड़ी होगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। या तो पैसे देने पड़ेंगे, या कोई चीज़ एडजस्ट करनी पड़ेगी। मतलब फ्यूचर में जाके आपके हाथ से कोई ना इकोनॉमिक रिसोर्सेज जाएंगे, आपके पास कैश है तो वो कम हो जाएगा, बैंक बैलेंस है तो वो कम हो जाएगा। आपने उधार पे अगर सामान बाई किया है तो आपके ऊपर राइट है किसी और का, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि भाई उसको जो पैसे हैं वो पे करने हैं। आपके ऊपर कर्जा है, वो आपने निकालना है। और जब कर्जा निकालने का टाइम आएगा तो आपकी जाहिर जाहिर सी बात है, आपके जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, आपके पास कैश है, बैंक है, जो भी बैलेंस है, ये सब क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं? लाइबिलिटी कहते हैं। तो लाइबिलिटी भी 2 तरह की होती है, एक को हम बोलते हैं नॉन करंट, एक को बोलते हैं करंट। ठीक है, जो नॉन करंट होती है ना, नॉन करंट वो होती है जिसके लिए हमारे पास, जिसको सेटल करने के लिए हमारे पास टाइम ज्यादा हो, मोर देन 1 ईयर, जिसको सेटल करने के लिए, टू बी सेटल्ड इन मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। कोई भी आपके ऊपर लाइबिलिटी और आपके ऊपर यानी उसको सेटल करने के लिए 1 साल से ज्यादा का टाइम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कर लाइबिलिटी। नॉन कर लाइबिलिटी में आता है लोन। क्या आता है? लोन आता है। स्पेशली जो बैंक लोन होता है, उसमें साल से ज्यादा का टाइम होता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। तो लाइबिलिटी कोई भी ऐसा कर्जा जो आपने लिया हो और आगे जाके पे करना हो। देखिए, कर्जे 2 तरह के हैं, एक होते हैं मैं दूं किसी को, एक होता है मैं लूं। जो कर्जा मैं लूंगा तो मुझे पे करना पड़ेगा, वो लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी है। लेकिन मैंने अगर किसी को कर्जा दिया है, मैंने अगर किसी को कर्जा दिया और फ्यूचर में उससे पैसे मिलने हैं, तो फिर ये लाइबिलिटी नहीं बनेगा, ये फिर एसेट बन जाएगा, ये फिर एसेट बन जाएगा। ठीक है, ये ख्याल कीजिएगा। एक है लोन फ्रॉम एबीसी, और एक होता है लोन टू एबीसी। अगर हमने लोन दिया है तो ये फिर एसेट हो जाएगा, अगर हमने लोन लिया है तो ये नॉन कर लाइबिलिटी हो जाएगा। तो ज्यादातर बिजनेस लोन लेता है, ज्यादातर लोन लेता है, कोई बड़ा बिजनेस होगा देगा। उसके बाद आते हैं करंट लाइबिलिटी के ऊपर। करंट लाइबिलिटी क्या होती है? टू बी सेटल विद इन 1 ईयर, टू बी सेटल्ड विद इन 1 ईयर। इसमें हमारे पास आता है आपका लेवल, अगर एक आता है ट्रेड पेबल, और एक आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। मुझे ट्रेड पेबल का बताएं, इफ यू हैव एन आइडिया फॉर। सर बट लाइबिलिटी फॉर द पर्सन पेइंग अस
back right now. I haven't got your point. Maha beta, can you repeat your question? या जो भी आप बोल Like you were explaining the liabilities and assets, right? So like the person who is paying us back, it's like a liability for them, right? Yes, yes, yes. It is Okay. liability for them and asset for us. Yes. Yes, you are right. You are right. Achha. So, guys, I was telling you about current liability. What is current liability? Current liability is a liability which is to be settled within one accounting year. So, what are these? It is trade payable. Like when you are selling your goods on credit, तो वो गुड्स आप खुद भी तो बाय करते होंगे, और अगर आपने उसको उधार पे बाय किया है, आपने उन गुड्स को उधार पे बाय किया है, तो जिस पार्टी से आपने उधार पे बाय किया उस पार्टी को हम बोलते हैं ट्रेड पेबल। ये ट्रेड रिसीवेबल की तरह ही होता है, बट द डिफरेंट इज अबाउट एंगल। जैसे महा ने बताया ना कि अगर मैं किसी से कर्जा लेता हूँ तो मेरे लिए तो क्या नाम है, ये लाइबिलिटी है क्योंकि मुझे पे करना है। लेकिन जिस बंदे ने मुझे कर्जा दिया है, जिस बैंक ने मुझे कर्जा दिया है, उनके लिए लाइबिलिटी नहीं है। उनको तो पैसे लेने हैं मुझसे, उनके लिए क्या, मैं एसेट हूँ, उनके लिए ये लोन क्या, एसेट है। इसी तरीके से जब हम चीज एक सेल कर रहे होते हैं तो अगला बंदा हमारे लिए होता है ट्रेड रिसीवेबल, हमारे लिए कस्टमर होता है, हम उसके लिए सप्लायर होते हैं, हम उसके लिए पेबल होते हैं। तो हु इज ट्रेड पेबल? इट इज अ पर्सन फ्रॉम whom द बिजनेस हैज बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। तो जाहिर सी बात है इसको पैसे जल्दी देने होते हैं क्योंकि उसको भी अपना बिजनेस चलाना है, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर। कोई बंदा साल तक का वेट नहीं करता, तो जाहिर है 2-3 महीने के अंदर पैसे ले लेगा आपसे वो। इसको हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ट्रेड पेबल कौन होता है मैं लिख देता हूँ, ये बस समझ में आ गया होगा। टू whom, from whom, sorry, the business has bought goods on credit। ठीक है, कोई भी बंदा जिससे हमने उधार पे सामान लिया हो तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, वो हमारे लिए कहलाएगा ट्रेड पेबल कहलाएगा। ठीक है, इसको ट्रेड पेबल भी बोलते हैं और इसका एक और नाम भी है, इसको हम, सॉरी, इसको हम क्रेडिट सप्लायर भी बोलते हैं। सप्लायर कहते हैं उस बंदे को जो आपको सामान सप्लाई करता है, और इसको हम जो है वो क्रेडिटर्स भी कहते हैं क्योंकि ये उधार पे चीजें आपको देते हैं। ठीक है, अच्छा, आप लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है इसीलिए क्रेडिटर्स भी कहा जाता है इसको। अच्छा, ये क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है, हम समझेंगे बेटा। आ जाए बैंक ओवरड्राफ्ट, को भी सुना है आप लोगों ने, बैंक ओवरड्राफ्ट? व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, कभी सुना हो तो बताएं। सर हमने बैंक पढ़ा था ऊपर, लेकिन ऊपर तो आपने ये बताया कि बैंक वो होता है कि जो कैश हम बैंक में जमा कर देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बैंक। पर ये तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये समझ में नहीं आया। मेरे क्लास में सेहान भी है, शिजा भी है। आई वॉन्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू एज वेल। आई नो आपको समझ में कम आ रहा होगा, जितना आपको आ रहा है उतना तो बताएं। इफ यू हर्ड अबाउट बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, थोड़ा बहुत सुना हो, अपना आइडिया दे सकते हैं। व्हेन यू स्पेंड मोर मनी, ठीक है, ये भी है, सही है, मैं लिख देता हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट निकला है बैंक ओवरड्राफ्ट से, बैंक ओवरड्राफ्ट से। व्हाट डज दिस मीन्स? बिजनेस spend money then available in bank। बिजनेस क्या करे, जो बैंक में पैसे पड़े उससे ज्यादा खर्च करे। सर ऐसा पॉसिबल है? कैश में तो पॉसिबल नहीं है। देखिए आपके जेब में जितना कैश होगा आप उतना ही लगाएंगे। एक मिनट, द मनी यू टेक आउट फ्रॉम योर अकाउंट विच कैन बी मोर देन द टोटल अमाउंट। सही बेटा, सुजा बेटा बिल्कुल सही कह रही है। देखिए हम कैश में तो मुश्किल है हम ज्यादा लगाएं। अगर आपके जेब में 1,000 रुपये पड़े हैं तो यू कैन स्पेंड ओनली 1,000। कैश में तो मुश्किल है। आपके घर में अगर 10,000 पड़े हैं तो यू कैन स्पेंड मैक्सिमम मैक्सिमम 10,000 स्पेंड कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं लगा सकते। लेकिन बैंक में आपका पैसा तो नहीं है ना। बैंक में भले आपके अकाउंट के अंदर 1,000 रुपये पड़े हो, आपके अपने अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में 1,000 रुपये पड़े हो, लेकिन बैंक के पास आपका अकाउंट थोड़ी है, बहुत सारे लोगों का अकाउंट है, बहुत सारे लोगों का अकाउंट है। तला का अकाउंट है, आमिर का अकाउंट है, मकबूल का अकाउंट है। तो एक बंदे का बैलेंस थोड़ी, उनके पास कई लोगों का बैलेंस है, कई लोगों का पैसा पड़ा हुआ है। तो बैंक वाले क्या करते हैं, जो उनके लॉयल कस्टमर्स होते हैं, अगर खुदा ना खास्ता वो पैसे ज्यादा विड्रॉ कर लें, मतलब आप चेक लेकर आ गए 1,200 का और बैंक में बैलेंस मौजूद है 1,000 रुपए का,
तो उनको पता है अगर हमने इसको वापस कर दिया तो ये नाराज हो जाएगा, अकाउंट बंद कर देगा। तो बैंक वाले क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं ऐसे ऐसे अकाउंट होल्डर जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, ऐसे अकाउंट होल्डर जिनका बैलेंस अच्छा खासा होता है, तो उनको फैसिलिटेट करते हैं। मतलब उनको बोलते हैं ठीक है आप ज्यादा निकाल लें, कोई इशू नहीं, बाद में आप पे कर दीजिएगा, आप माशाल्लाह साउंड बिजनेस है आपका, आप पे कर देंगे। तो आपका जो अवेलेबल बैंक में बैलेंस है उससे ज्यादा अगर आप खर्च कर लें, उससे ज्यादा अमाउंट निकाल लें, आपका अमाउंट था +1000 और आपने बैंक से पैसे निकाले -1200, तो आपका बैलेंस चला जाएगा -200, माइनस में चला जाएगा। तो ये जो बैलेंस माइनस में चला जाता है बैंक का, इसको हम बोलते हैं बैलेंस ओवरड्राफ्ट, या इसको हम बोलते हैं नेगेटिव बैंक बैलेंस, या इसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। इट्स अ लाइबिलिटी, क्योंकि ये पैसे आपने वापस करने हैं बाद में। और वापसी का तरीकाकार यही होता है कि जब जैसे ही आप पैसे डिपॉजिट करेंगे, आपका ये बैलेंस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, लाइक टेकिंग मोर मनी फ्रॉम द बैंक, सही है बेटा, विच इज अ लाइबिलिटी, राइट, एंड वी विल हैव टू पे बैक द बैंक फॉर द अमाउंट वी नीड टू। जी जी बेटा। अब आ जाए जरा हम कुछ सवाल देख लेते हैं। मुझे आप लोगों ने ये बताना है, ये 1.4 है। पहले आप मुझे चैट के अंदर आंसर दे दीजिए, एसेट या लाइबिलिटी। पहले आ जाए मोटर व्हीकल, एसेट या लाइबिलिटी। नेगेटिव बैलेंस जो है ना बेटा, क्या नाम है, आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक, कि बैंक का बैलेंस जब आपका नेगेटिव हो जाए ना, बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो जाए, क्रेडिट हो जाए, बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो जाए, बैंक ओवरड्रान हो जाए, तो उसको हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारी लाइबिलिटी होती है। ठीक है। लोन एक अलग चीज है। जी, मोटर व्हीकल क्या है सब बताएं। एसेट के लिए ए लिखते हैं, लाइबिलिटी के लिए एल लिखते हैं। शाबाश बेटा। प्रेमिसेस क्या है। सिहान बेटा, मोटर व्हीकल हमारे लिए एसेट होगा। सिहान एवरीवन, मोटर व्हीकल हमारे लिए क्या होगा, एसेट होगा। प्रेमिसेस बताएं। मोटर व्हीकल से मुराद वैन, गाड़ियां, ये वो एसेट है, प्रेमिसेस एसेट है, शाबाश। अच्छा जी। डेटर्स, अभी मैंने बताया था एक पार्टी है उसको हम डेटर्स बोलते हैं, अगर आपको याद हो। मैंने बताया था कि ट्रेड रिसीवेबल्स को हम क्या कहते हैं, डेटर्स भी कहते हैं। तो ये हमारे लिए एसेट है। शाबाश बेटा। स्टॉक ऑफ गुड्स का बताएं, स्टॉक ऑफ गुड्स का बताएं। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, सुजा बेटा शाबाश, श्याम बेटा शाबाश, महा बेटा शाबाश। स्टॉक ऑफ गुड्स हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। स्टॉक ऑफ गुड्स इन्वेंट्री की चीज है। मशीनरी का बताएं। मशीनरी, जल्दी कीजिएगा क्लास का टाइम खत्म है। अच्छा जी। लोन फ्रॉम डी जोन्स, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, हमने डी जोन से लोन लिया है। लाइबिलिटी, शाबाश लाइब्स। ओविंग टू बैंक, गाइस ओविंग टू बैंक का मतलब है हमें पैसे देने हैं बैंक को। बाज़ दफा क्या होता है, बैंक से पैसे लेने होते हैं। ओविंग टू बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट के मुख्तलिफ नाम है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्रॉन, नेगेटिव बैंक बैलेंस, ओविंग टू बैंक। कभी कभार आपको बैंक बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से डेबिट आ रहा होता है, ये भी हो सकता है, पर वो एक अलग चीज है, वो बात की चीज है। अच्छा जी। तो ये लाइबिलिटी होगा, शाबाश बेटा। अच्छा जी। क्रेडिटर फॉर गुड्स, ट्रेड पेबल का दूसरा नाम है क्रेडिटर फॉर गुड्स। मेन चीज है क्रेडिटर्स। शाबाश बेटा, ये लाइबिलिटी है। और आखिरी है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड एसेट है, शाबाश, ठीक है। अच्छा जी। आप लोग जो है ना ये मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन 1.3। ये 1.3 क्वेश्चन है, इसमें आपने बताना है क्या एसेट है क्या लाइबिलिटी, क्या एसेट है क्या लाइबिलिटी, व्हाट इज एन एसेट, व्हाट इज एन लाइबिलिटी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, 1.3 वाला जो है, मुझे व्हाट्सएप कर दें। हम कल इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी ना, बता दूंगा कब होगी, वो टाइम टेबल मैं आपका सेट कर देता हूँ, कुछ चीज़ें पूछ के इंशाल्लाह कल तक ही सेट कर दूंगा। तो हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी इंशाल्लाह उसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना सीखेंगे, ठीक है बेटा। सो आप 1.3 मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और साथ में अगर पॉसिबल हो ये वाला क्वेश्चन भी कर लें, ये 1.5 भी व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीन शॉट ले लें। वहाँ बेटा वो कोई ट्रांजैक्शन हो, उस ट्रांजैक्शन के अंदर किसी पार्टी का नाम दिया हो, तो वो ट्रांजैक्शन फिर क्रेडिट